गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। इंटरनल एनालिसिस हो चुकी थी, कंपोनेंट्स हो गए, पोर्टर 5 फोर्सेस हो गए, पोर्टर की जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज हो गई हैं, सब हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे ये मैक्सिमम जो बड़े टॉपिक थे ये सब कवर हो चुके हैं। अब वेट, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसको बताना कि दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, ये इंटरनल एनालिसिस के कंपोनेंट्स वगैरह हैं, ये सब बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो तुम लोग के यूनिट 2 के हैं। अगर ये सब भी कंप्लीट कर ले हम लोग तो हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस। विजिबल है ना बेटा? बोलो बच्चों, दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं इंटरनल एनालिसिस की। इंटरनल एनालिसिस क्या होती है? जब फर्म की हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके एनवायरनमेंट की एनालिसिस करते हैं विद इन द फर्म। ठीक है, जो जो फर्म के अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पर जब हम फर्म की एनालिसिस करते हैं तो वो फर्म की इंटरनल एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, अब इंटरनल एनालिसिस की जब बात कर रहे हैं तो किन किन फैक्टर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। फर्म के इंटरनल कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं? फर्म के रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मींस लैंड, लेबर, मनी, ये तो बेसिक से 3 होते हैं। अब लैंड की बात करें तो फर्म जिस सेटअप में एस्टैब्लिश है वो। लेबर मींस जो उसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मींस जितने भी उसके यहाँ वर्कर्स या एम्प्लॉय हैं। मनी मींस उसकी कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज में सिर्फ देखो पैसा ही नहीं होता है कि आपके पास पैसा है आप एक फर्म एस्टैब्लिश कर ले जाएंगे, सिर्फ यही मैटर नहीं करता, आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने उस पैसे को कितनी अच्छी तरीके से अपने इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस। क्या होता है? जो 4 एरियाज होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं इंटरनल एनालिसिस के लिए। कौन कौन से 4 एरियाज होते हैं? वही उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज। ठीक है, मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है जिनको वो इन्वेस्ट कर पा रहा है या जिनका वो टाइम दे पा रहा है किन पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, जो भी फर्म का ओनर है। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से लोग हैं जिनसे मिलके आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ आता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो यूनिट्स वर्क कर रही हैं वो सब कुछ, जो एम्प्लॉयज हैं इन ईच यूनिट्स वो सारे, और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कोऑर्डिनेशन मतलब अच्छी कोऑर्डिनेटिंग होगी विद इन द एम्प्लॉयज तब शायद एम्प्लॉयज अपनी फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस जो भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर, वो किस टाइप की फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, इंडिविजुअल यूनिट है या सेपरेट डिवीजन है, जो कुछ भी है किस टाइप की है, उसका क्या फॉर्म है। ठीक है, वो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर है या जो वर्क कल्चर वहां है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये थर्ड कंपोनेंट हुआ। लास्ट कंपोनेंट है फाइनली द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब बात हो रही है जो फोर्थ उसका कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है परफॉर्मेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ मींस आपके जो आपकी बेसिक सी बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके खुद के फर्म से जो भी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उस पर। ठीक है, और वो प्रोडक्ट की क्या होते हैं, देखो हर कोई भी एंटिटी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पेपर में पढ़ोगे उसके 4 पैरामीटर्स या डायमेंशंस निकलेंगे ही। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो हम चारों को अलग अलग बात ना करके हम फिलहाल सिर्फ 2 की बात करें। अगर हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ही वो होती है
उस प्रोडक्ट की फाइनल वो कैपेसिटी या वो उस टाइप की कैपेबिलिटी जिसके थ्रू वो अपने को मार्केट में क्या किए हुए हैं, एस्टेब्लिश किए हुए हैं। और बेटा एक सेकंड रुकना जरा। हाँ मैम बताइए। हाँ, अरे हम आपको बताना भूल गए, तौसीफ जी के भी मैसेज आने लग गए थे। तो उन्होंने कहा था कि उनके पास सिस्टम नहीं हो घर पे, तो हमने कहा अटेंडेंस हम रेडी कर देंगे। अटेंडेंस मेरी पूरी रेडी है। मेरी अभी ये क्लास चल रही है, उसका वीडियो, जो आपके भी जनरेट की हुई है उसका वीडियो, और निधि मैम के वीडियो लिंक, बस 3 लिंक वो हो जाएंगे। क्लास ओवर होने के बाद तब हम अपडेट करके सेंड कर देंगे। ठीक है? हाँ बन चुका है मैम, सब हो चुका है। वो अब आपको जरूरत नहीं है, वो तौसीफ जी ने वापस से हमें पूरा भेज दिया था। आप अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रही है ना, हम उसी का लिंक वहां, हाँ तो हम वहां से कॉपी कर लेंगे। आप उसके लिए मत परेशान हो, ठीक है? ठीक है, ओके मैम, बाय। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की। तो जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वही उसकी कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू मार्केट में अपनी एक क्या है, एक इमेज बनाए हुए है, एक क्या बोले, एक वैल्यू बनाए हुए हैं। शायद इसी वजह से कस्टमर्स प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट से स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे जा नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारे बेसिक 4 कंपोनेंट्स हुए इंटरनल एनालिसिस के। अब नेक्स्ट जो आगे है वो इसी की ही डिटेलिंग है। क्या है? रिसोर्सेज आर द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन essential for its activities and processes. They can either be outsourced or internally generated. अभी हमने पिछला जो हमारा सब्जेक्ट था ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, उसमें हमने टर्म आउटसोर्सिंग पढ़ाया था। आउटसोर्सिंग हमने क्या बताया था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम जो रॉ मटेरियल होते हैं वो विद इन द फर्म ही जनरेट करते हैं, जैसा लिखा हुआ है इंटरनली जनरेटेड, और वी कैन आउटसोर्स फ्रॉम आउटसाइड। मीन्स हम इसे बाहर से भी परचेज कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है? मीन्स जैसी हमारी जरूरत हो, अगर हमें हम बड़ी फर्म है और हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी है तब हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी फर्म बहुत छोटी है, कम बजट की फर्म है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनली जनरेट कर लेंगे रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ हो सकते हैं। टेंजिबल इनटेंजिबल समझते हो बच्चों क्या होता है? मैम जिसको हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको हम फील करते हैं वो टेंजिबल। हाँ, टेंजिबल हम जिसको हम टच कर सकते हैं। लाइक कोरोना वायरस इस समय एटमॉस्फेयर में बहुत फैला हुआ है, ठीक है, और इसका स्प्रेड भी बहुत तेज है। इसको हम क्या कर सकते हैं, टच। ये टेंजिबल वायरस नहीं है इनटेंजिबल, बट इसको हम फील कर सकते हैं। लाइक अगर हमें जुकाम हो रहा है, हमें कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, दैट मीन्स, और हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स हम इन्फेक्टेड है। ठीक है? तो रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि बहुत जरूरी होते हैं, एसेंशियल या नेसेसरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक एक एक्टिविटीज और प्रोसेसेस के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? ये स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है। लाइक हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो हर एक कंपनी का क्या होता है, अपना एक प्लस पॉइंट होता है, या अपनी एक क्या होती है, एक ब्रांड इमेज होती है जिसके थ्रू वो बिकता है वो प्रोडक्ट, उसी कंपनी के प्रोडक्ट। लाइक अगर हम बात करें HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुन रखा होगा सबने। ऐसे ही और भी कंपनीज हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी है जिसे हम शॉर्ट में PNG कहते हैं। अलग अलग कंपनीज से अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। ठीक है? बहुत सारे शैम्पूज हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं जो HUL बनाती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल बनाती है, और हर एक कंपनी की अपनी एक स्पेसिफिक स्किल है। ठीक है? यही स्पेसिफिक स्किल ही उस कंपनी की कैपेबिलिटीज कहलाती है, और जिन कैपेबिलिटीज पे काम करके वो फर्म कॉम्पिटेंट होती है, जिससे कि वो मार्केट में जो बहुत सारे मार्केट प्लेयर या कॉम्पिटिटर्स रन कर रहे हैं उनके बीच वो ग्रो कर सके। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द प्लेसेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज in the value chain are performed, while coordination is associated with the management of these activities.
कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की उस प्लेस से एसोसिएटेड होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती है। कौन सी एक्टिविटीज? जहाँ वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू को क्या करता है, ऐड करता है। मींस जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का सेटअप है वही आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और भी लिखा हुआ है, द कॉन्फ़िगरेशन कैन ईदर बी अ कंसंट्रेशन मीनिंग एक्टिविटीज limited to a specific geography or dispersion, meaning that the activities are spread across a large number of locations. Coordination can be either internal or external in nature. Internal coordination refers to the value-adding activities, while external coordination refers to the supplier channel customer linkages. कॉन्फ़िगरेशन तो हमारी वो प्लेस हो गई, ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है जहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का काम हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही साथ एक और टर्म आया था ऊपर जब हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमने बताया था कि जो भी फैक्टर्स हैं विद इन द फर्म उनके बीच आपस में किस टाइप का वर्किंग क्या बोल सकते हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर है। मींस कोऑर्डिनेशन भी यहाँ दो टाइप से एक्सप्लेन किया गया है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं वो किस टाइप का, कैसा उनका बिहेवियर है टुवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन होता है जो किसी भी फर्म के मैन्युफैक्चर का या फर्म की जो भी यूनिट मैनेजर है, जो कोई भी फर्म के एम्प्लॉइज है या ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनका उन्हीं के कस्टमर्स या सप्लायर्स से या इंटरमीडिएरी से जैसा रिलेशन या कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, क्लियर नहीं है? बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस सर। ओके, तुम लोग कैसे सुस्त बात में, इतने सुस्त आवाज में बोलते हो कि पता नहीं तुम लोगों की सारी जान ली हुई जैसे। मैम ऐसा है, बज रहा है 3 और आज है सब रोजा, इस वजह से। ओ, सही बात है। कोई और बात मैम नहीं। सुबह से क्लास लगातार हो रही है ना, मतलब सुबह से लगातार क्लास ये हो रही है। कौन बोला? सुबह से क्लास अरे ये कौन बोला? तुम्हारी- रूमी साहब प्रकट हो गए कैसे? अरे मैम रूमी साहब भी इंसान ही है। अच्छा, अरे हमें पता नहीं था, अब सॉरी। मैम आप ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, हम लोग को पनिशमेंट भी तो नहीं दे सकती वहां से बैठे बैठे। कोई बात नहीं, मनी मन पोस्ट तो सकते हैं ना। नहीं, अच्छा परेशान नहीं एक्चुअली हो। मैम 3 बजे रात से फास्ट है और फिर 7 बजे तक है, काफी लंबा टाइम चला जा रहा है इस वक्त। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन तुम लोग भी समझ सकते हो ना, सिलेबस अगर ऐसे नहीं कवर कराया जाए तो कैसे कवर कराया जाए। और नहीं, ये सही बात थर्सडे का टाइम जो तुम लोगों के टाइम टेबल का स्लॉट है वो तुम लोग पूरे पैक हो, 10 बजे से 4 बजे तक पैक हो। ये तुम लोग खुद देख सकते हो, अपना थर्सडे का टाइम स्लॉट देखो। सुबह से जो तुम लोगों की देखा है, क्लासेस 4 बजे तक का है हम लोग का। हाँ 10 से 4 नेट है। और जैसे तुम लोग ये सोचो, जब चलेगी अगर तो और टाइम होता है। हाँ ज्यादा दिक्कत हो ना तो क्लास के, हम तो क्लास ले ही रहे हैं, वीडियो पड़ा रहेगा, वो उससे देख लेना, समझने की बात। और बाकी नोट्स तो अभी हम ये लिंक भी सेंड करेंगे, ये दोनों 2 लिंक अभी हम ओपन कराएंगे, वो लिंक हम सेंड करेंगे, देख लेना, ठीक है। जिसको मैम अपनी वो वीडियो की लिंक भेज दीजिएगा मैम, जो आपने वहाँ करी है यूनिवर्सिटी में, जो आपकी एक बार वो हो रही थी, लोड हो रही थी। ठीक है। तुम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुम लोगों ने? मैम कर दिया है मैम, नोटिफिकेशन पता नहीं आया था कि नहीं, देखा नहीं हमने। ओके ओके ओके, ठीक है, हम 1-2 लिंक शेयर कर देंगे तुम लोगों को, फाइन। ठीक है मैम। तो अगर अपनी तबीयत खराब लग रही है वो प्लीज क्लास में मत आओ, प्लीज पहले तबीयत देख लो, गरम बहुत ज्यादा हो गया। तबीयत ठीक है, गरम तो खैर बहुत ज्यादा है मैम। हाँ गरम बहुत ज्यादा है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा ध्यान रखो अपनी तबीयत का, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें है, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी सो डिजाइन that the business must accomplish its objectives effectively and efficiently, while the culture determines the magnitude of this accomplishment. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस टाइप का होना चाहिए कि उसके अंदर, उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम करें कि उनके बिजनेस के जो भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अकॉम्प्लिश कर सके।
और जो कल्चर है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड या वॉल्यूम को बताता है कि किस टाइप का कल्चर है कि जिससे उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉम्प्लिशमेंट में अच्छे से हेल्प मिल सके। ठीक है, लास्ट अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। फाइनली द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड यूजिंग अ पोर्टफोलियो एनालिसिस व्हिच आलू पापड़ नहीं है क्या? आलू पापड़ नहीं है क्या? आलू का। Finally, the performance of the organization is analyzed using a portfolio analysis which gives the evaluation on the organization's range of products. जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशनल पोर्टफोलियो एनालिसिस पर। पोर्टफोलियो एनालिसिस में एनालिसिस होती है जो भी फर्म के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के, उसके इवैल्यूएशन को लेकर। उसका इवैल्यूएशन कैसे? फीडबैक के थ्रू, ठीक है, क्या फीडबैक है आफ्टर यूज द प्रोडक्ट बाय द कस्टमर्स। ठीक है, तो ये हमारे थे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इन्वायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट क्या होता है ये सबको पता है, फर्म की चारों ओर की सराउंडिंग्स ही उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी फर्म पे दो टाइप के एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। एक होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट जिन्हें हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं, दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिन्हें हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली फर्म के कौन होते हैं? फर्म के विद इन द फर्म काम करने वाले उसी के एम्प्लॉयज होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो पर्सन होते हैं जो कि फर्म को इफेक्ट करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, लाइक उसके सप्लायर, कंज्यूमर, शेयर होल्डर और वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स लाइक नेचुरल, लीगल, सोशल, इस तरीके के। ठीक है, ये शायद टॉपिक हम करा चुके थे ना। देखो, हाँ, जो एनालिसिस होती है, जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है वो बेसिकली हम तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है? फर्स्ट वे है वो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली एक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह वर्क करता है। कैसे? जो इनपुट होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है आउटपुट के फॉर्म में। आउटपुट मींस गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसको प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को या शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और इसी आउटपुट मींस गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में ही उसको प्रॉफिट जनरेट होता है, जिसको वापस से क्या करता है, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है। In this process, the environment in its interaction with the internal factors of the organization will determine what kind of input should be taken और what kind of output should be given। कौन से इनपुट लिए गए हैं और कौन से आउटपुट लिए गए हैं। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह वर्क करता है। सेकंड, किस तरीके से? Secondly, the organization can be taken as the central focus for realizing the contributions of many groups, both within and outside the organization. When these groups contribute to the well-being of the organization, they must have a legitimate share in organizational output. Second thing क्या होती है कि जो भी contribution होता है ग्रुप का, मतलब किन ग्रुप का, जो ऑर्गेनाइजेशन में इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरीकों से काम कर रहे होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन की वेल बीइंग के लिए क्या फोकस होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन जैसा होता है उसी फॉर्म में उनकी क्या होती है, उनकी शेयरिंग हो जाती है उसी ऑर्गेनाइजेशन में। Thus, the organizational functioning will be affected by the expectations of these groups and the organization has to take these factor into account। जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग होती है वो इसी ग्रुप के काम करने के तरीके या एक्सपेक्टेशंस को इफेक्ट करती है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो इसी को ही अपने यूज में आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? Organization can be treated as operating in environment presenting opportunities and threats to it। Means organization जो काम कर रहा है या जो प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, किसको? पब्लिक को, आम जनता को। ठीक है, for the fulfillment of their needs।
ठीक है, वही उसकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्म में वर्क कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे से किस तरीके से अपनी इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है और थ्रेट्स को अपने ऊपर इम्पोज ना करके उस पर अपना कंसर्न दिखा के उससे अपनी वीकनेस पे ओवरकम कर सकता है। ये अप्रोचेस जो भी अभी ऊपर 2-3 बताई गई हैं वो बेसिकली इनकंसिस्टेंट टू ईच अदर है। हाँ, इनकंसिस्टेंट होने के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी है। क्यों? क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, वो सब आपकी स्ट्रेंथ के फॉर्म में आएंगे और साथ ही साथ जो आपके नेगेटिव फैक्टर्स है वो आपकी वीकनेस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, हमें जो भी काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के एनालिसिस को लेकर, उसमें हमें अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करके अपनी वीकनेस को कट शॉर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, जो ये एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं या क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस R&D डिपार्टमेंट। R&D माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारी फर्म का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर डालता है, हमारी फर्म के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर। क्यों ऐसा है? अगर हम ऑब्सलीट या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उस केस में जो भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा उसमें हमारी फर्म का जो एनवायरनमेंट है बहुत पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत पिछली अपडेटेड टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट से डिक्लाइन स्टेज पर आते हुए धीरे से बाहर हो जाएगा, और जिसका सबसे बड़ा लॉस बियर कौन करेगा? खुद फर्म इटसेल्फ। ठीक है, जो एनवायरनमेंट और नेक्स्ट पॉइंट है, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज मोस्ट थिंग इन्फ्लुएंस और अदर थिंग। बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज है? क्यों? क्योंकि तुम लोग भी देख रहे हो उसके ऑर्गेनाइजेशन की जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे एनवायरमेंट वर्क कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल या अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंट कहते हैं। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे एनवायरमेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम कंट्रोलेबल एनवायरमेंट कहते हैं। हम अपने उन एनवायरमेंट्स पे कंट्रोल कर तो सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, बट जब यही एनवायरमेंट हमारे को रिलेट होने लगते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, तब हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने लग जाती है और इस डिटोरिएशन का पूरा असर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स to the environmental forces may not be quite obvious and identical for different organizations, but these are subject to different internal forces. Thus, there is not only the different perception of the environmental forces, but also their impact on the organization. जो organization का response होता है towards their environmental forces, वो जरूरी नहीं है बहुत ही proper या identical हो। क्यों? इसलिए भी क्योंकि अगर प्रॉपर वो इफेक्ट होने लग गए अपने बाहर के एटमॉस्फेयर से, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आने लग जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है, द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट unilateral, but the organization may also affect the environment. However, since the individual organization may not be able to put pressure on the environment, they often put the pressure correctively. ये भी कहा जाता है, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनवायरमेंट के जो फोर्सेस हैं या जो ये वेरियस एनवायरमेंट है, इनका असर यूनिलेटरल एक साइड से नहीं होता है। अगर बाहर का असर अंदर हो रहा है तो अंदर की चीजों का भी असर बाहर हो रहा है। ऐसा जैसा अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ऑब्सलीट या अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो फिर ऐसे केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। से यही प्रोसीजर रहेगा कि अगर हमारे काम करने के तरीके जो भी अपडेटेड चीजें हैं या अपडेटेड टर्म्स हैं, अगर कोर्सेज है, अगर हम उनको नहीं यूटिलाइज करेंगे, नहीं उनका यूज करेंगे, तो इसका डायरेक्ट असर हमारे एनवायरमेंट पर ही आएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो असर प्रेशर आएगा एनवायरमेंट पर, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन
एक तो जो है ना छोटी सी लौकी ले लेना, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से छोटी सी ले लेना, पाव भर आधा किलो क्या होता है, पतली लौकी। मैम किसी का माइक म्यूट है। बहुत मोटा बच्चा हो सके तो पतली लौकी दे। पावर नहीं तो वही ले आओ जो बता रहे हो। वैसे भी टाइम लिमिट का रिमाइंडर आ चुका है, बहुत कम देर की क्लास होती है। दानिश अपना माइक म्यूट करो। खैर, तो ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इस प्रेशर को रिमूव आलू का नहीं पापड़ कर यहाँ नहीं सकती है। है और उसको उसी ही प्रेशर में ही वर्क करना होगा, ठीक है। और अगर इस तरीके के एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी तो कहीं ना कहीं जो भी एक ओवरऑल इन्वायरमेंट जनरेट होगा वो बहुत ही खराब होगा, जिसका पूरा असर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर ही आएगा। क्लियर हुआ अब कुछ? लास्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस होने लग गए थे, बट एज सच कुछ खास इतना इफेक्ट भी नहीं था। और ये जो अभी 2 लिंक के थ्रू हमने समझाए, ये दोनों लिंक अभी हम तुम्हारे क्लास ग्रुप पर शेयर करेंगे। लिंक को ओपन करोगे तुम्हें प्रॉपर नोट्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कुछ ना समझ में आया हो तो देख लेना, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बता देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे। फाइन, ओके बच्चों? यस मैम। तो आज की क्लास वाइंड अप करें? ओके मैम। यस मैम। ओके बच्चों, ओके।